हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज हम बात करेंगे पीएससी द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें उसने अपनी प्रक्रिया में कुछ नए चेंजेस किए हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें डरना नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ों को करना है जिससे हम एक कट ऑफ निकाल सकें। ऐसा नहीं है कि अब नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो बहुत कठिन हो जाएगा, सब कुछ नहीं होगा, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें भी कम होंगी। आज हम एक अच्छे तरीके से समझेंगे कि चीज़ें कैसे सिंप्लीफाई होंगी। एक हम मोटा मोटी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल को कंडक्ट कराना है। ठीक है, हमारे जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 9 फरवरी तक हमारे एग्ज़ाम फॉर्म चलेंगे। ठीक है, इसके साथ हमारे 16 अप्रैल को हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। इसके साथ हम अगली चीज़ देखें तो लगभग 155 पोस्टों के लिए 155 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सिलेबस है हमारा, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, आओ दोस्तों, कि माइनस मार्किंग आ गई है, एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग आ गई है, तो लोगों में बहुत डर का माहौल है कि अब पता नहीं क्या होगा। और कुछ चैनल वालों द्वारा या फिर बड़े बड़े संस्थानों द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं सिंपली सी एक बात बताऊंगा आपको कि कुछ नहीं होने वाला है। एक मेथड बताऊंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा कि अब कट ऑफ कैसे रहेगा और कैसे नहीं होगा चीज़ें। मैं अपने से ही बता देता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। देखिए, कोई भी अच्छे से अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो, 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, 100 क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? तो सभी में जो अच्छा ब्रिलियंट पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको 78 से लेके 84 क्वेश्चन के बीच में सभी से आते हैं। अगर अपन मोटा मोटी एक चीज़ ले लें तो 80 आते हैं, 80 करते हैं, 80 में से 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि हम गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, 20 क्वेश्चन में तुक्के लगाते हैं, सो हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी अब नेगेटिव मार्किंग में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता है, नेगेटिव मार्किंग में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता है, तो एक जो गुड अटेम्प्ट है वो 85 से लेकर 88 क्वेश्चन का माना जाएगा। गुड अटेम्प्ट, ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है। ठीक है, एक मोटा मोटी हम कितना ले लेते हैं कि अगर किसी ने किया तो 85 ले लेते हैं कि आपने 85 अटेम्प्ट किए हैं, सभी का एवरेज ले लेते हैं, 85 आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, ऐसा होगा यार कि 12 क्वेश्चन तो गलत होंगे ना हमारे, इतने तो एक्यूरेट हम हो भी नहीं सकते। और 12 का इसका अगर 1/3 ले लें, 4 क्वेश्चन प्लस और हो जाएंगे हमारे। ये कितने हो गए? 16 क्वेश्चन हो गए। अब 85 में से हम 16 को घटा देंगे तो कितने निकल के आ गए हमारे? 69। ठीक है, 69 निकल के आ गए। तो दोस्तों, जो अगले एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होगा ना, 69 टू 72 के आसपास, ऐसे ही 70 के आसपास ही आएगा। माइनस मार्किंग में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, लोग कह रहे हैं या लोग लोग समझें कि अब पेपर बहुत कठिन आने वाला है। अगर हम 2025 के प्रीलिम्स की बात करें तो कठिन कारण वाले लगभग से 15 से 18 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे, जोड़ियों वाले कुछ क्वेश्चन थे, इतिहास के। तो ऐसा बहुत डर का माहौल नहीं बनाना है हमने अपने आप में। हमें अपनी पढ़ाई जैसे हम पहले स्टार्ट करते थे बस वैसे ही स्टार्ट करना है। बस पहले हम 100 अटैम्प्ट करते थे क्योंकि तुक्के लगाना थी हमें, जो नहीं आ रहे हैं उसका। अब हमें 85 से लेके 88 तक क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, 88 तक क्वेश्चन लगा, अब 100 नहीं लगाना है हमें पूरे। हाँ, जिसको 100 आ रहे हैं वो तो बिल्कुल 100 लगा सकता है, क्योंकि अधिकतम जानने में किसको परेशानी है। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आ रहे हैं, लेकिन 85 से लेकर 88 का एक गुड अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कि हमें चीज़ें कैसे पढ़ना है। एक बार हम सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे। दो पेपर आते हैं हमारे, पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय। पहला जीएस का रहता है, इसमें माइनस मार्किंग जोड़ दी है, शायद सी सेट में भी जोड़ दी होगी, लेकिन माइनस मार्किंग हम लेके चलते हैं। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें हमें 33 अंक लेके आना है, क्वेश्चन लेके आना है सी सेट वाले में, तो वो पास हो जाएगी, इससे हमारी मेरिट बनेगी। दोनों को मिला के फॉरेस्ट की जो वैकेंसी निकाली गई हैं, एसीएफ के लिए 6, ठीक है, एसीएफ के लिए 6 और 30 पोस्टें जो बैकलॉग समझ लीजिए एस सी एस टी की निकाली हैं दोनों की मिला के। इसमें जनरल और ओबीसी के लिए कुछ नहीं है, इसमें है तो ओबीसी के लिए है, और जो जनरल की है वो एक जो 13% हमारे उसमें चली गई है। ठीक है, तो दोनों के फॉरेस्ट के लिए दोनों के नंबर जुड़ेंगे। अब हम एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं कि ये सिलेबस क्या है हमारा। देखिए, पेपर में जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसमें 10 यूनिट दी हुई हैं हमारी, 10 यूनिट दी हुई हैं,
जिसमें से प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं। ये देखा ट्रेंड, जनरल ट्रेंड देखा गया, 2 बार पेपर हो चुका है अभी तक, 10 क्वेश्चन ही आते हैं। जिसमें से अगर हम यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करें तो भारत का इतिहास, दूसरे के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है, तीसरे के बारे में बात करें तो भारत का भूगोल, ठीक है, उसके अंतर्गत चीज़ें, लेकिन ध्यान रखना वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें नहीं है। और जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो आपदा में जुड़ी हुई हैं, भूकंप, ज्वालामुखी आदि चीज़ें, ठीक है। यूनिट 4 में जाते हैं हम कि मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट 5 के अंतर्गत जाते हैं तो भारत का संविधान एवं मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में। यूनिट 6 के अंतर्गत मध्य प्रदेश एवं भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसके बारे में। यूनिट 7 में चलें, विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। इसके साथ जो 8वीं यूनिट है इसमें समसामयिक की घटनाएं जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं वो हैं। यूनिट 9 के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लिया गया है। और यूनिट 10 के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत, लोक संस्कृति, जनजातियों से जुड़ी हुई चीज़ें वो आएंगी। अब एक बात इसमें देखने को मिल रही है कि यूनिट 10, यूनिट 4 और यूनिट 2 में तो सीधा डायरेक्ट पीएससी में मध्य प्रदेश के 30 क्वेश्चन तो इकट्ठे हो गए। साथ में अगर हम बात करें तो यूनिट 5 और यूनिट 6 इसमें भी मध्य प्रदेश का पार्ट आएगा। तो हम मोटा मोटी 10 क्वेश्चन यहाँ से लेके चलते हैं, 10 क्वेश्चन ले लिए, लेकिन ज़्यादा आएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन ले लिए हमने। 30 पहले हो गए, 10 ये हो गए। इसके बाद हम करंट अफेयर्स में जाएं तो हम 4 क्वेश्चन ले सकते हैं, 10 में से 4 तो आ सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 44। तो दोस्तों एमपीपीएससी में 45 से लेकर 50 क्वेश्चन एमपी का वेटेज रहने वाला है, ठीक है। 50 क्वेश्चन की हमने ये डिस्कशन कर लिया। उसके बाद में हम चलते हैं कुछ चीज़ें, ये एमपी वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद में कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं हम, कि जैसे कि संकल्पना एवं विचार। 4 क्वेश्चन आए थे पिछली बार 25 में, इसी पहले वाले टॉपिक से ही 4 क्वेश्चन आए थे। एक का मैं अगर आंसर बता दूं, एक का आंसर था गृहस्थ आश्रम, एक का था वृद्धारण्य, एक का था सांख्य, ठीक है, और एक का और आंसर था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक का आंसर था कौस्ते और तांतड्य, जिसमें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ पूछे थे। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको बता दिए, ये इसी से आए थे। उसके बाद में एक आर्ट एंड कल्चर का पहला ही क्वेश्चन था सेट ए का, कांचीपुरम वाला, वो हो गया। 5 क्वेश्चन तो यही हो गए, छोटी सी चीज़ें। उसके बाद हमें पूरी हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। तो इन पर विशेष ध्यान देना है। अगर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो हिस्ट्री को निकाल पाए तो इसको तो विशेष रूप से पढ़ ही ले, ठीक है। अगली बार हम चलते हैं, ठीक है। ये तो मध्य प्रदेश तो करना ही है हमें, अभी बताएंगे हमें किस तरीके से करना है चीज़ें। ये भारत का भूगोल करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, भारत का भूगोल करना है। विश्व में कुछ आपदाएं हैं जो पर्यावरण में आ जाएंगी, इसको अच्छे से देख लेना है हमें, ठीक है। कोई भी बुकलेट हो उसको अच्छे से पढ़ना है हमें। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक बुक ले आए। अगर आप अन्य जीएस के लिए लूसेंट भी पढ़ते हैं, या जो भी एक बुक आती है, एक क्राउन की भी बुक आती है, वो भी पढ़ते हैं, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। अब चलते हैं हम यूनिट 6 के बारे में। तो दोस्तों ये जो यूनिट है ना, इसमें बेसिक तो आएगा, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आएंगे ना, 10 में से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस आएंगे। करंट अफेयर्स बेस आएंगे कि मध्य प्रदेश का उत्पादन में कौन सा स्थान है, या देश में कोई भी खनिज है उसका कौन सा स्थान है। तो वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं मुख्य रूप से। किसी भी उद्योग की स्थापना कहाँ से हो रही है, कौन सी हो रही है, तो मुख्य रूप से करंट बेस्ड चीज़ें इकोनॉमिक्स में पूछी जाती हैं। उसके बाद अगली चीज़ चलें हम, तो यूनिट 7 के अंतर्गत ये हमारा जो साइंस है उसकी जो प्रमुख चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी, शाखाएं जो सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंतर्गत आ जाती हैं हल्के से। ये हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आ गई, जो यूसरो के मिशन है, मुख्य रूप से करंट रूप से ही आएंगी, ये बेसिक ही पूछते हैं वो लोग। और ये बायोलॉजी का पार्ट है जो शरीर से जुड़ा हुआ है, रोग क्या है, हमारी आंतरिक संरचना में जितने भी तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र हमारा, ठीक है, और जो भी तंत्र हैं हमारे उस सब के बारे में पूछ, पाचन तंत्र वगैरह आएंगे। और ये जो पार्ट है पर्यावरण का पार्ट है, इसी के अंतर्गत नीचे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन माना जाता है, ठीक है। तो ये उसके अंतर्गत है। और जो है जो एचडीजी वगैरह करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें भी आती हैं। तो कोई अगर ये कहे कि यूनिट 8 के अंतर्गत, यूनिट 8 के अंतर्गत करंट अफेयर से अकेला नहीं दोस्तों, हमारी जो यूनिट 6 हुई, हमारी यूनिट जो 7 हुई, इसके अंतर भी जो चीज़ें आएंगी ना वो करंट अफेयर बेस्ड ही आएंगी। तो 15 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर्स को अच्छे से करना है। उसके बाद में आईसीटी, आईसीटी में भी चीज़ें करंट अफेयर्स बेस्ड आती हैं। और ध्यान रखना 3 से 4 क्वेश्चन एआई बेस्ड आना है। 3 से 4 क्वेश्चन जो जनरल ट्रेंड देखा गया है एआई बेस्ड ही आना है। उसके बाद में चलते हैं जनजातियाँ। इसके क्वेश्चन भले ये यूनिट इसमें दिया है, लेकिन ये मेन एमपी का पार्ट है। तो जनजातियों से जुड़े हुए 15 से
ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। 10 यूनिट तो क्वेश्चन तो सीधे यहीं से आएंगे। उसके बाद में जनसंख्या वाले पोर्शन से, जो कि भूगोल का पार्ट है। उसके बाद में कुछ इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें, जो व्यक्तित्व हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें वो आएंगी। तो एमपी के 45 से 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाना है, इसे हम करना है। अब चलते हैं हम कि हमें किस प्रकार की चीज़ें अपनाना चाहिए अपनी पढ़ाई में अभी से लेकर एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम के समय पर जाके हमें चीज़ों को किस प्रकार से करना है। देखो दोस्तों, हम बात करें तो हमें अपनी पढ़ाई को और अपने सिलेबस को दो भागों में डिवाइड करना है। मैं पिछली जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें भी ये सेम बात रिपीट कर चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी है तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। हम इस पर चर्चा करते हैं। एक पार्ट कर लिया हमने एमपी वाला पार्ट, ठीक है, एक एमपी वाला पार्ट कर लिया हमने। एक कर लिया हमने अन्य जीके या जीएस वाला पार्ट, ठीक है, कर लिया। देखो वेटेज कितना है, यहाँ पे भी 45 से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 50 से 55 क्वेश्चन का वेटेज है हमारा, ठीक है, दोनों हैं। लेकिन ये पार्ट बहुत बड़ा है, बिग पार्ट, ठीक है, और ये स्मॉल पार्ट है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं एमपी वाले पार्ट को हमें कैसे लेना है, और हमें अपने टाइम को, जो हमारा दिन है, जो पूरा डे है, उसको कैसे डिवाइड करके चलना है, ठीक है, अभी से, ठीक है। हम बात करें एमपी के बारे में, एमपी वाले पार्ट के बारे में। दोस्तों, आपका दिन दो भागों में डिवाइड होना चाहिए। एक खाना खाने से पहले सुबह वाले खाने, एक खाने के बाद वाला समय, ठीक है, एक बाद वाला, एक 2 बजे हम इसका मिडिल फेस ले लेते हैं। आप 8 बजे उठते होगे, अपनी प्रक्रियाएं स्टार्ट करते होंगे, लगभग 5 घंटे का समय हमें 2 बजे तक मिल जाता है। 5 बजे के बाद और भी चीज़ें चलती हैं हमारी, उसके बाद भी हम 5 घंटे पढ़ सकते हैं। टोटल 10 घंटे एक सफिशियंट है अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है और पढ़ाई के समय पढ़ाई करता है और अन्य समय पर अन्य चीज़ें करता है। 5-5 घंटे का समय में डिवाइड कर लिया हमने। उसके बाद में हमें करना है सुबह, अगर कोई सुबह जीएस पढ़ना चाहता है तो वो सुबह पढ़ ले, क्योंकि बोले कई लोगों की मानसिकता रहती है कि उनको सुबह चीज़ें याद नहीं होती हैं या फिर सुबह उनका फ्लो नहीं बनता है। अगर जो चीज़ें अच्छे से, जो माइंड सुबह चलता हो या शाम को चलता हो, वो उस समय पे एमपी को दे। जहाँ जब हमारा माइंड अच्छे से चलता है उस समय को एमपी को देना है। एमपी को हमें 4 घंटे पढ़ना ही है, 1 घंटे एमपी से जुड़ी हुई चीज़ें देखना है। अगर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में देख लो आप, या करंट अफेयर्स के फॉर्म में, या फिर जो हमारे टेलीग्राम चैनलों पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसके टाइम बेस में देखना है, तो 5 घंटे हमें एमपी को देना ही है, क्योंकि वेटेज लगभग 45, लगभग 50% ही मान के चलो आप, ठीक है, 50% है। उसके बाद में अब आ जाता है हमारा दूसरा पार्ट, जो जो भी आपने, इसको मैं सुबह ले लेता हूँ एमपी वाले पार्ट को। अभी हमारे 2 बजे के बाद का टाइम स्टार्ट होता है। हम 3 बजे की, अगर खाना खाते हो आप 1-1:30 बजे, 2 बजे तक आप थोड़ा सा आराम रेस्ट करते हो, 3 बजे तक चाय वाय पी के बैठ जाना है हमें। चाय वाय पी के बैठ गए हम, हमें शाम के खाने तक लगभग 3 से लेकर 8 बजे तक का टाइम रहता है। इस समय में 4 घंटे निकाल सकते हैं हम पढ़ाई के लिए। जो कोई 9 बजे भी खाता है खाना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 4 घंटे तो निकाल सकते हैं ना। इसमें हमें जीएस पढ़ना है। जैसे यूनिट 1 से स्टार्ट कर दो, संकल्पना एवं विचार, इसको खत्म कर लो। ये खत्म हो जाए तो हिस्ट्री के और जो पार्ट हैं उनको देख लो। अगर लगे बोरियत लग रही है तो ज्योग्राफी स्टार्ट कर दो, पॉलिटी स्टार्ट कर दो, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दो, लेकिन हमें लाइन से ही करते चलना है चीज़ें। उसके बाद हमने उनको खत्म कर लिया। खाना खा लिया हमने कितने बजे, एक एवरेज टाइम ले लो, 9 बजे खाना खा के फ्री हो गए हम। ये 9 बजे खाना खाया, 8-10 बज गए, थोड़ा सा टहल भी लिए, खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए, 10 बज गए हैं, ठीक है। अपनी छत पे कर लो, या कोई बाहर रहता है तो गार्डन है आसपास तो गार्डन में कर लो। अब हमें करंट अफेयर्स देखना, अब पढ़ना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, तो हमें डेली 1 से 1.5 घंटे करंट अफेयर, जब तक आप सो नहीं जाते हो, ठीक है, हमें करंट अफेयर्स अच्छे से देखना है। पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, उसके बाद में सर और क्या करना है हमें, ठीक है, ये तो चीज़ें बता दी। अब कुछ ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन पेपर से जुड़ी हुई चीज़ें देखो दोस्तों, बहुत सारी, चाहे आप इंदौर में रह रहे हो, चाहे भोपाल में रह रहे हो, आप जबलपुर में रह रहे हो, आप ग्वालियर में रह रहे हो, सतना में रह रहे हो, सागर में रह रहे हो, एमपी के 55 में से कोई से भी ज़िले में आप रह रहे हो, आजकल फ़ोन तो सबके पास, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो फ़ोन तो सभी के पास में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे कई ग्रुप हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव डालते हैं, उन्हें हमें देखना है। साथ में अभी संस्थानों द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशन हैं या इंस्टीट्यूट हैं, उनके द्वारा टेस्ट सीरीजें रिलीज़ कर दी जाएंगी कि ये, तो एक अच्छी, गुड, कम पैसे में और ज़्यादा पेपर कराने वाली ऑनलाइन अगर कोई सीरीज है, आप उसको देख लीजिए। ऑफलाइन जा रहे हैं तो वही कंडीशन लग जाएगी, आपके पास में हो, ज़्यादा पेपर करा रही हो, ठीक है, बढ़िया टॉपिक वाइज हो, जिससे हम पढ़ भी लें अच्छे से,
कम पैसे में हो, ज़्यादा पेपर करे, क्वालिटी भी अच्छी हो, उसको करना है। उसके बाद में अगर कोई ना तो वो ले रहा है, टेलीग्राम पर कई चैनल हैं जो पीडीएफ डाल देते हैं। हमें अभी वर्तमान में 1 महीने तक 50 क्वेश्चंस डेली लगाना है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके। 1 महीने तक, जनवरी तक यही चलने दीजिए। अगर 100 लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यूटी 50 की लेकर चलते हैं हम। 50 क्वेश्चन डेली लगाना 1 महीने तक। जनवरी खत्म हो गया, अगले महीने फरवरी में हमें एक पेपर लगाना है। हर 2 दिन में एक पूरा पेपर लगाना है। ऑब्जेक्टिव में सब चीज़ें जाती हैं, किसी एक टॉपिक से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे हमें। एक पेपर लगाना है हर 2 दिन में। 15 पेपर लगा लिए हमने। उसके बाद में मार्च आ जाता है हमारे लिए। मार्च, अब हमें डेली एक पेपर लगाना है, डेली का एक पेपर लगाना है। 30 पेपर हमारे ये हो गए, 30 पेपर हो गए। 27 को हमारा पेपर है, लगभग हमें 22 तक पेपर लगाना है। डबल चलने दो आप, बाजार में बहुत मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी बहुत पेपरों की भरमार आ जाएगी। कई संस्थान है और एवरेज 30-35 पेपर तो कराता है ये। 2-3 संस्थानों से आपका काम चल जाएगा, और पेपर देख लेना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद पेपर लगाना है। ठीक है सर, आपने तो बता दिया पेपर लगाना है, तो एवरेज आप एग्ज़ाम तक जाते जाते, आप जो एग्ज़ाम है 15 पेपर तो लगा लिए हमने फरवरी में, ठीक है। उसके बाद में 30 पेपर लगा लिए हमने मार्च में, और लगभग 20 पेपर के आसपास लगा लिए हमने कहाँ पे, अप्रैल में। कितने एग्जाम पेपर हो गए हमारे, 20 और 30, 50 और 15, 65 से 70। बोले सर जनवरी में क्या करना है। जनवरी में ऑब्जेक्टिव लगाना है। अगर पेपर मिल जाते हैं, अगर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है तो 3 दिन का शेड्यूल रहता है उनका, तो कोई बुरी वाली बात नहीं है। तो 50 ये लगाओ, और वो 3 दिन वाला शेड्यूल है, 10 पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। टोटल 75 पेपर हो गए अपने, ठीक है। ठीक है सर, पेपर लगा रहे हैं। अब सर वो गलत हो रहे हैं, उनका क्या करना है। देखिए, समय आपके पास ज़्यादा है, तो जो अपने सॉल्यूशन मिलेगा उसका डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ते बनता है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो जो राइट हो रहे हैं, कुछ तुक्के भी लग रहे हैं, तो उनको देख लेना है। और जो गलत हुए हैं हमारे, उनको एक नोट में नोट करके रखना है। और वीक के वीक, जो वीकेंड का दिन आता है, संडे ले लो या फिर सैटरडे ले लो, तो आप उसमें उसको रिवीजन करेंगे, जिससे कि अगर एक क्वेश्चन अगले पेपरों में या हमारे फाइनल पेपर में रिपीट होता है ना, तो ये गलत नहीं होगा। और ये हमें कॉन्फिडेंस बूस्टअप का काम करेगा। जो क्वेश्चन जो हम गलत कर रहे थे, अब जो सही होंगे ना, तो ये हमारा बूस्टअप का काम करेगा। इसके साथ में हम क्या करेंगे, जिस पोर्शन से गलत हो रहे हैं वो भी तो पता चलेगा हमें, कि अगर हम जहाँ लिख रहे हैं तो सीटों में पता चलेगा हमें साइंस पोर्शन वाले से गलत हो रहे हैं, तो यार उस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो हमें ये करना है, ठीक है। उसको लिखना है उनको, और उनको रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव, यार दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो कहीं, ऐसा नहीं है आप घूमना बंद कर दोगे। लगभग 15 मार्च तक लोग आराम से घूमेंगे, उसके बाद लास्ट महीने में याद आएगी कि हमारा एग्ज़ाम है, उसके लिए पढ़ना भी है हमें, ठीक है। तो घूमिए, लेकिन अगर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, टेम्पो में जा रहे हैं, बस में, आई बस में जा रहे हैं, या एक्सेट्रा कहीं पे भी जा रहे हैं आप फ़ोन निकालिए, ठीक है। जनसंपर्क की वेबसाइट है, उसमें जो एक लेख डलता है, ठीक है। अभी एक लेख डला था, उसमें जो हमारा सुंदरजा आम है उसको जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। मुरैना में इसराइल की सहायता से वो खोला जा रहा था, उसके बारे में लिखा था। तो उस ऐसी ऐसी चीज़ों को हमें, इन्फॉर्मेशन को जो पेपर में डायरेक्ट पूछी जाना है, उनको हमें देखना है कि ये पूछा जाएगा और ये पेपर में आ सकता है। उसके बाद में कई संस्थानों करंट अफेयर्स डेली के डल जाते हैं। उसके बाद में और ऑनलाइन वीडियो भी देखना है हमें। ऑनलाइन जैसे कि मैं अपने इस चैनल पर पीवाईक्यू डिस्कस कराऊंगा पिछले जो 10 वर्षों के, साथ में फॉरेस्ट मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए थे, उसमें 50 नंबर क्वेश्चन का, 200 नंबर का, 50 क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन का पार्ट पार्ट आता है एमपी का। मैं वो भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि एमपी में 10 से 12 क्वेश्चन डिलीट, हाँ, रिपीट होते हैं। जैसे कि आरटीओ एसआई का एग्ज़ाम 28 दिसंबर वाला, और एफएसओ 14 फरवरी वाला, सॉरी 14 दिसंबर वाला एग्ज़ाम, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हुए। और जो एफएसओ का एग्ज़ाम था, एफएसओ का जो एग्ज़ाम था, उसमें 2025 के प्रीलिम्स से क्वेश्चन रिपीट हुए। मैंने अपनी इस वीडियो में 2025 का बहुत अच्छे से डिस्कशन कराया है, उस पेपर का। बहुत ही सब चीज़ें कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किसी क्वेश्चन के प्रति हमारी कैसी अप्रोच होना चाहिए, उसके तो आप इसमें वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अब से लास्ट एंड फाइनल बात मैं आपसे यही बोलूँगा कि पहली बात तो डरना नहीं है, और जो डर का माहौल क्रिएट कर रहा है उससे तो बहुत दूर रहना है। पहली बात तो ये है। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस का खेल होता है एग्जाम निकालना, प्रीलिम्स निकालना कॉन्फिडेंस का ही खेल है। चीज़ें सभी को आती हैं, लेकिन हम वहाँ पर जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है,
ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखना है यार कि यार पढ़ा है बिल्कुल आएगा। उसके बाद में हमें पेपर में 100 लगाने की कोशिश नहीं करना है। 85 से 88 गुड अटेम्प्ट है इस पेपर के लिए, 90 तक भी आप जा सकते हो अगर अच्छा पढ़ा है तो। पेपर आ रहा है, क्योंकि कट ऑफ हमारा 72 के आसपास ही रहेगा, चाहे जितना जिस दिन आएगा ना, आप मेरी इस वीडियो पे ही बोलना कि सर हाँ आपने सही बताया था, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी करके पेपर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा उस दिन आके कि यार ऐसे ऐसा रहा पेपर में। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी 80 कट ऑफ जा रहा है, 80 ही जाएगा यार, कि पोस्टें भी 150 आ रही है ना, समझो आप। तो हमें ये सब करना है, और दोस्तों के साथ में एक गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है। ठीक है, अगर 4 दोस्त बैठ के पढ़ रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव की भावना रखो, लेकिन गुड कंपटीशन वाली बात बात के साथ में। ठीक है, उसके बाद प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिनिधित्व रखो एक दूसरे के साथ में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चंस पूछो, ये नहीं कि उन्हें बिल्कुल डिमोटिवेट करना है कि यार मैंने ये पढ़ा है, अपन तुम ये टॉपिक पढ़ लो, ये मैं तुम्हें ये टॉपिक कर लेता हूँ, अपन पढ़ लेते हैं। देखो लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे इंदौर में मैं भी रहा हूँ तो लोग गार्डनों में बैठ के ग्रुपों में पढ़ते हैं, अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन उसको अच्छा जरिया बनाइए पढ़ने का, और फिजूल की बातें मत करिए। ठीक है, और भी कई जगह भी ऐसी चीज़ चलती हैं, तो अच्छा पढ़िए, एक बार प्रीलिम्स निकालिए, मेंस दीजिए, और सबका सपना होता है, मेरा भी सपना है, एक बढ़िया अधिकारी बनिए, अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। ठीक है, और ये शेड्यूल आप फॉलो करिएगा, और भी कई संस्थान अपने शेड्यूल बनाएंगे, आपको जो अच्छा लगे। मैंने तो बता दिया जो मुझे अच्छा लगता है, और कई लोगों पे वर्क की किया है। मैं इसी शेड्यूल के साथ में कई प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ, लगभग 1 दर्जन प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए भेजें। ठीक है, थैंक यू सो मच।